आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो न जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और उस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी है। मेरे घर में शादी में बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुम की लाइट से घर सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। पहले मौसा का देहांत हो चुका था और मेरी माँ भी अकेली थी और मैं भी अकेला था, इसलिए मासी ने मुझे कहा कि मेरा बेटा बन कर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मासी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ ही खेल कूद कर पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी और साथ ही उनका मरते दम एक छोटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की यह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वो मेरी सगी माँ से ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा बेटा नहीं है। मुझे भी एक घर की ज़रूरत थी और मासी के सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने आ गया। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मासी और उनकी बेटी, छोटी बेटी थी। 3 साल पहले मासी की बेटी की उम्र 12 साल थी। मैं उसे बच्चे की तरह समझता था, लेकिन वही अब 12 साल के बच्चे आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो मेरे कमरे में जो मासी ने इस घर में मेरे नाम से रखा था और मैं 3 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली मौसी की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पे बैठा हुआ था। मासी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़ी देर मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे, लेकिन मैं कसम था कि कमरे में जाऊं या न जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं एक 15 साल की लड़की के साथ पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए भी अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी बच्ची के साथ, क्योंकि वह जैसी भी थी अभी बहुत ही कम उम्र की थी और छोटी बच्ची ही थी। मैं बस अपनी मासी के कहने पर ही शादी किया था। और हाँ, अगर रागनी थोड़ी बड़ी होती, 15 की जगह 18-20 की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने में कोई एतराज़ न होता। मुझे एतराज़ सिर्फ और सिर्फ रागनी की कम उम्र से था। उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार न कर सका। मैंने तो मासी से कह ही दिया कि मैं अभी रागनी के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना, जब वह बड़ी हो जाएगी। तब तक मैं उसके अपने दोस्त के पास दुबई चला जाता हूँ और वहीं कुछ काम धंधा करूँगा और कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप विदाई कर देना, मुझे ऐसे कोई एतराज़ नहीं हो। लेकिन मासी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाले बात समझ में नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर रागनी को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बन जाते हैं, एक दूसरे के होते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब रागनी बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी की लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह वाकई कानूनी जुर्म था, इसलिए खामोशी से मासी ने मेरी शादी करवा दी। वरना अगर यह बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली करती तो मैं कम उम्र की लड़की से शादी की है, लेकिन मुझे कोई न कोई सज़ा मिल ही जाती थी। यह सोचकर मैं और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मासी कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर आ गई और मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो? यह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मासी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे न जाने क्यों अजीब लगा था। अपने दिमाग में सवालों का जवाब सोच रहा था कि मासी को ये क्या जवाब दूँ। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैं
भी नज़र चुरा लिया। अगर वो वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मैं जाने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मासी ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। हमें बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। मासी की बात पर मैं हैरान हो गया। यह युद्ध करने वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी न समझ पा रहे थे। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और रागिनी के पास जाना पड़ा। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा रागिनी पूरी दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे न जाने क्यों रागिनी को देखकर बहुत दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस पहचान रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊँगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठ नहीं था। मैं उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वो इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि उसके हुस्न के शब्दों को मैं बयां नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 15 साल की थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वह तो इतनी बड़ी नहीं थी और न छोटी ही थी। मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था? मैंने खामोशी से उठाया और उसके सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। उसने हैदर से मेरी तरफ देखा और फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम बेड पर ही सो जाओ, सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो छोटी थी, लेकिन बात तो बड़ों जैसी ही कर रही थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैंने सोफे पर सोने का फैसला किया था। लेकिन जब वह खुद कह रही है कि उसे किसी तरह से कोई डर नहीं, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद कर लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा था। मैंने महसूस किया कि रागिनी अभी तक बैठी हुई है। क्या वह मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैं आंखें खोलकर देखा, उसकी तरफ देखा तो उससे मुझे देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा, तुम जाकर भारी भरकम कपड़े बदल लो, कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो और सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था क्योंकि मेरी बात सुनकर वो नाराज हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुशी हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी तो थी। फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर आकर लेट गए। मैंने उठकर लाइट ऑन कर दी, लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्या महसूस हो रहा था कि वो बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रहे थे। मैं बार बार उसे फिर से अपनी जगह पर ढकेल देता, लेकिन वो फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी या उससे ज़्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उससे यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रहे थे। एक बार तो वो मेरे इतने करीब हो गई थी कि मेरे दिल की धड़कन ऑन की तरह शोर मचा रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी मेरी पत्नी थी और मैं उसे पूरा हक रख सकता था। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह रिश्ता बनाता हूँ तो यह कानूनी जुर्म था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाएगी तो रागिनी को मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सज़ा जरूर होगी, क्योंकि साबित हो जाएगा कि बेशक वो सिर्फ शादी नहीं बल्कि मैं उसके साथ पति पत्नी का भी रिश्ता भी कायम किया है और यही सोच रहा था। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसलिए मैंने रागिनी को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदल लिया। सारी रात मैं बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो बहुत देर खुली। मैंने देखा रागिनी अभी तक सो रही है और आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी रागिनी को लेकर। न कैसे उसके साथ एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं रागिनी की माँ
से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग कर दे जब तक कि वह 18 की नहीं होती। रागिनी कुछ लंबे कद की लड़की थी और बेहतर खूबसूरत थी। वो 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 17 की लगती थी। खूबसूरत इतनी कि गुड़ियों की तरह लगती थी, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चे की तरह ही समझता था। मैं ज़्यादा रागिनी से बातचीत नहीं किया करता था। 3 साल से इसी घर में ऐसे ही रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही नहीं हो। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए ही घर आता था। फिर मासी कोई काम देती या सौदा वगैरह लाने या बिजली का बिल जमा करने या गैस भरवानी होती थी, तो छोटे मोटे कामों के लिए मासी मुझे बुलाया करती थी और मैं उसे समय पर घर आया करता था और बिना मतलब के घर पर बैठ कर लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में मैं घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ न कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ में आ जाए। मौसी के घर मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन मौसी ने मुझे एक ऐसी जिद की कि मैं ख्याल में भी नहीं कर सकता था। मौसी की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मासी की इस बात पे मैं हैरान में डूब गया, क्योंकि उसकी बेटी रागिनी सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र उस समय 26 की थी और वह मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी, लेकिन मासी ने तो जैसे यह उसमें बहुत बड़ी समस्या बना लिया हो। रोना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से मासी के घर में ही पढ़ रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ न थी। मासी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था और वहाँ मुझे दिन रात कोसा जाता था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी, मुझे निकम्मा नकारा कह दिया जाता था, हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उसने उलट के यहाँ सुकून से तो रह रहा था, इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ न कुछ कारोबार शुरू कर लो, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा ना आ जाता तब तक मैं मौसी के घर ही रहूँगा। और जो थोड़े पैसे बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग में काम कर रहा था, उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था ताकि ज़्यादा पैसा जमा हो सके और मैं एक अपना कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, नहीं तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतजाम तो कर लूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्च नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना तो मेरी मासी के ऊपर ही था और खाने पीने का खर्चा तो कम ही लेता था, लेकिन मैं उनका भी संभाल कर रखना चाह रहा था। यह मेरी मौसी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे वगैरह दिल से न दुखाया। उनके पास रखा माँ का मुझे खाना और तो मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुनाई नहीं पड़ती थी। लेकिन अब मासी के मेरे सामने ऐसी बात रखी जिसे मैं न स्वीकार कर पा रहा था, नहीं इनकार कर पा रहा था। मासी ने मुझ पर इतनी आसानी से की कि उन्हें इनकार भी नहीं कर सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हम सब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। मगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मासी का दिल टूट जाता। वैसे भी वह अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मासी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। दूसरी ओर इस बात से काफ़ी दिलों को दुख आ सकता था। वह मुझे इस घर में से निकाल सकती थी या फिर इंसान मुझे अपने घर में ही रख लेती, लेकिन मैं अपनी नज़रों मिलाने के काबिल न रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी की बात के लिए मान लिया, लेकिन मेरी सन की विदाई 5 साल बाद की जाए। लेकिन मासी यह बात सुनकर तो सर पर धक हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें विदाई भी साथ ही करनी है। मैंने कहा ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी विदाई हो। मैं कहीं भागा जा तो नहीं रहा, घर से भाग के कृपा, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। तो मासी ने कहा कुछ भरोसा नहीं है, कल को तुम्हें कोई
और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान खून हो, क्योंकि कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत की जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचो कि एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता तो नहीं है और ना कोई बच्चे की डोर तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। मासी ने तो हर तरह से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ तो उनकी डर अपनी जगह सही था। हर माँ को यह डर होता है कि उनकी बेटी को क्या फ्यूचर क्या होगा, और रागनी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और से मोहब्बत की गिरफ्तार होकर किसी और से शादी भी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ता जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियां थी जिसने मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो सकती थी कि कोई मुझे अच्छी भी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाए। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं रागनी से शादी के लिए हामी भर दी और विदाई भी तैयारी हो गई, क्योंकि वो मेरे साथ अभी फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वो मेरे घर लेने के लिए काफ़ी नहीं था। अगर घर ले भी लेता तो खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं रागनी से शादी की भलाई समझी और इसी में अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा बस कुछ साल इंतज़ार करता हूँ और वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता रखूँगा। बस ठीक है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी रागनी के साथ। या फिर यह भी हो सकता था कि वो बड़ी होकर रागनी के दिमाग बदल जाए और वो खुद ही इस शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उसे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए और भी आसानी हो जाता और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन रागनी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बता दे रही थी। वो इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि वो बहाने बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती थी। फिर मुझे लगा कि वह शायद मासी की पढ़ाई हुई है, जिसे उन्हें रागनी को यह समझाया होगा कि किसी तरह से वो मुझे अपने पति पत्नी वाला रिश्ता बना लेना ही जल्दी है। रागनी उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे मासी से इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्चों की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उनका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा ख्याल बिल्कुल ही गलत साबित हो गया कि मासी की पढ़ाई हुई है। मैंने महसूस किया कि रागनी तो खुद इस टाइप की लड़की है। उसका दिमाग हर वक्त पहले से बड़ा हो गया है और हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, और साथ ही उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गया था। और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों का हार्मोन में बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें अब यह बहुत अच्छा ज़्यादा हो जाती है। कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए, यह उम्र लड़कियों की बहुत नाजुक उम्र होते हैं और कहते हैं ना, इस उम्र की लड़कियों को माँ बाप के बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो वो अपने रास्ते भटक जाते हैं। और रागनी भी इसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हार्मोन ने उसे तंग कर रहे थे। शायद रागनी को यह इच्छा थी कि मैं उस करीब जाऊँ और रिश्ता कायम करूँ, और इसलिए वह बेडरूम मेरे सामने आ जाती थी और रात को हम एक ही बेड पर सोते थे तो मेरे करीब आ जाती थी अच्छे से तैयार होकर और मुझे अपनी तरह खींचने की कोशिश करती। वह अभी सिर्फ 10वीं क्लास में थी। मैं जब स्कूल छोड़ने जाता तो मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे पीछे हटाता, बैठता हुआ कुछ देर के लिए वो पीछे हट जाती और फिर दोबारा से मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पे भी ना कुछ डरा हुआ था, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। यह कानूनी जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल के सलाखों के पीछे जा सकता हूँ। कुछ दिनों में मैंने देखा कि रागनी की दिमागी हालतें खराब होती जा रही थी।
उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और मैं खुद ही मेरे जज्बात करीब आने की कोशिश की। शायद उसने खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, वह मेरे सीने से लग गई। मेरे शरीर में जैसे आग लग चुका था। लेकिन मुझे रागिनी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे डांट दिया और वह रोने लगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे दे क्यों रहे हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो। मेरे गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे बहुत ज़्यादा डांट दिया था, जाने कितनी बुरी बातें सुनी और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया और यह 2-3 दिन अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मौसी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि रागिनी का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़ने जाने की वजह से बहुत परेशान थे। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मासी ने बहनाव कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे रागिनी की चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उसके ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो रागिनी अपना तकिया उठाकर सोफे पे जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने उसे गुस्से में बहुत बड़ा बुला कहा था और उसी दिन मैंने गुस्से में यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पे नहीं होगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैं रागिनी को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम सी डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ कमरे से बाहर मत जाइए, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ। मैं गहरी सांस भर उस आदमी के पास गया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत गलत शरत बोल गया। मेरी जरा सी नमी पाकर वो रोने लगी और मेरे साथ गले लग गई और उसे चाहकर भी मैं खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वह सिर्फ क्या ऐसे रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। मम्मी की मजबूरी करने पर आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझसे बहुत बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगती हो। तुम अब मुझसे दूर रहना मुझे बिल्कुल मुश्किल लगने लगा और तुम पास आ नहीं सकती क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने आज उसे अपना हर दर्द बता दिया। मुझे लगा ये सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई, किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे से बढ़ा तो रागिनी का पेट फूलने लगा, उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मैं मन ही मन उन दिनों वो चुप सी थी, काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मासी से रागिनी के बारे में कहा तो उसे डॉक्टर के पास ले जा। तो मासी कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा भी दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उसके सीने में फिर से तेज़ दर्द हो उठा। जब मैं उन्हें अस्पताल ले गया तो वह दम तोड़ चुकी थी। वह सदमा रागिनी के लिए बहुत बड़ा था। उसी समय मैं उसे संभाला था, लेकिन मैं यह महसूस किया कि उसका पेट और भी ज़्यादा बड़ा होने लगा। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया मेरे होश ही उड़ गए। डॉक्टर कहने लगे, आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने बच्चे समझ रहा था, वो बच्चे समझकर पास नहीं आ जाता था। वो कम उम्र में ही गुल खिला बैठी है। अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मासी की जल्दीबाजी अब मुझे समझ में आई थी। रागिनी के मेरे करीब आने मुझे अब समझ में आना था। मेरी हैरत थी, इतनी सी उम्र में रागिनी यह सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, उसका बहुत ख्याल रखना, वरना डिलीवरी के समय मुश्किल पैदा हो सकती है। जब मैं घर वापस आया तो रागिनी के कमरे में ले गया और उसे बेड पर ले जाकर पलट दिया और मैंने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी कम उम्र में तुम यह सब कुछ कर सकती हो। मैं तुम्हें और मासी को भी मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वह रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे ऑटो ड्राइवर ने
ज़बरदस्ती मेरे साथ यह सब किया। शिक्षक होने के लगी और मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया कि अभी बहुत कम उम्र है और तकलीफ सह नहीं सकते। यह सुनकर पकड़ बैठी और रागनी कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िए। मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो मेरे कदमों में बैठी थी, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देखा भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे धोखा दिया था। वह मुझे सहन नहीं हो पा रहा था। मैं उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया और हमेशा हमेशा के लिए मैं काफ़ी दिनों के लिए दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच ही रहा था कि मैं रागनी से उसके मन के पास जाकर दुबई चला जाऊंगा। 4-5 साल बाद आऊँगा, तब तक रागनी लगभग 19 से 20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया, मेरी हस्ती को ही हिला कर रख दिया। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले दिन ही रागनी को बिना बताए दुबई चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वह एक अकेली कम उम्र की लड़की है जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी भी उसके के पास उसकी माँ भी नहीं थी। वह अकेली थी, उसका क्या होता, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसी समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से में यह फैसला मैंने ले लिया था। मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैं कंपनी जिंदगी व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता था मेरे पीछे रागनी का क्या कुछ हुआ था, किंतु कुछ मैंने किया था शायद गलत ही किया था, और यह एहसास मुझे चैन से लेने नहीं देता था। मैं रात को उठकर बैठ जाता था और रागनी मुझे परेशान करता था। यूं ही वक्त गुजरता गया, साल बीत गए। 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था, क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वह खत्म हुआ था और मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली हुई थी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ रागनी की खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिन 2 सालों में बहुत बेचैन रहा था और मेरा जो 2 साल एग्रीमेंट का था वो भी खत्म हो गया था। सीधे हिंदुस्तान आया तो मैं एक बार अपनी आँखों से देख लेना चाहता था कि रागनी ठीक है या नहीं। उसके बाद मैं निश्चित होता, लेकिन घर जाकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा का जो पेंशन देते थे उसे अपना खर्च चला रहे थे, लेकिन ज़िंदगी जीने की कोई उमंग नहीं रही थी। बस बच्चे मर जाने की दुआ मांग रहे थे। मैं तुम्हारी इस बात को शुरुआत से ही ठहरते, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं धोखा ही हुआ था, लेकिन साथ इतनी गलती मेरी भी थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ वह ज़बरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल ले गया, भागा। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया है और मैं उसे अपने साथ वहीं ले गया और कहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लग गया उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसको हाथ जोड़ से माफ़ी मांग लेते हुए मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ मैंने गुस्से में एकदम कदम उठा लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रागनी का दिल बरकरी बहुत बड़ा था, उसने मुझे माफ़ कर दिया। उसी दिन मैंने रागनी को सच्चे दिल से बाहों में भरा था, उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।